वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो कि पीएचडी कर चुके हैं, पीएचडी कर रहे हैं, नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, नेट के प्रिपरेशंस कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर्स का एग्जाम या तो दे चुके हैं या फिर देने जाने वाले हैं या फिर उसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ यूजीसी के नए ड्राफ्ट को लेकर के, जो कि रेगुलेशन 2025 के नाम से अब जाना जाएगा। और इस ड्राफ्ट में बात किया गया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रिक्रूटमेंट करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और क्या उसके स्टैंडर्ड होंगे जिसके बेसिस पे सिलेक्शंस किए जाएंगे, उनमें प्रायोरिटी दी जाएगी। अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट जो होती थी वो 2018 के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग किया जाता था, जिसको कि यूजीसी का रेगुलेशन 2018 के नाम से जाना जाता था। अब ये रेगुलेशंस रिप्लेस किया जाएगा 2025 के नाम से। मतलब अब आगे जो भी रिक्रूटमेंट होगी उस 2025 रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली या उसी के पैरामीटर्स के बेसिस पे क्या किया जाएगा, रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ये पीडीएफ आप यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ टोटल 28 पेजेस का है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। हम इस वीडियो में बेसिकली उन सारे पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रिगार्डिंग में हैं और उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के, उनके प्रमोशंस को लेकर के, उनके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के और स्कोर को लेकर के। ये पीडीएफ जहाँ पे आपको दिख रहा है, ड्राफ्ट यूजीसी minimum qualifications for appointment and promotions of teachers and academic staffs in universities and colleges and measure for the maintenance of the standard in higher education regulation 2025। तो ये अब इस नाम से जाना जाएगा। और इस पूरे ड्राफ्ट में बात की गई है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स मींस असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट की जाएगी, क्या उनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और क्या उनका स्टैंडर्ड होगा। ओके, सो इसमें दिया हालांकि काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप इस पीडीएफ को यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो कि बेसिकली इम्पॉर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट को लेकर के। सो चलते हैं वहाँ पे, उस पॉइंट पर स्किप कर देते हैं और अब देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है और क्या उसका मतलब है। सो पॉइंट नंबर थर्ड और कैटेगरी जनरल कंडीशंस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशंस के लिए बोल रहा है, बात कर रहा है यहाँ पे। दैट इज व्हाट फर्स्ट पॉइंट बोलता है, द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल बी बेस्ड ऑन द मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट followed by the selection by a Delhi Constituent Selection Committee as per the provision under the these regulations। बताया जा रहा है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट होगी वो ऑल इंडिया जो एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा उसके मेरिट के बेसिस पे, एज वेल एज जो इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस होंगे उनमें एक सिलेक्शन की कमेटी बनेगी। उस कमेटी के बेसिस पे किया जाएगा और कमेटी किस बेसिस पे सेलेक्ट करेगी उसके लिए पैरामीटर्स यहाँ पे दे रखा है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, इफ द डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूजन इन द 4 year अंडर ग्रेजुएट program or postgraduate program is different from the chosen discipline subject in PhD, the discipline subject in which the candidate obtained a PhD shall be considered eligible for appointment as assistant professor, associate professor or professor in that discipline subject। बात ये कह रहा है कि अगर आपकी यूजी मीन्स अंडर ग्रेजुएट और पीजी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट किसी दूसरे सब्जेक्ट में है और आपने पीएचडी किसी दूसरे सब्जेक्ट में कर लिया है, राइट, मतलब आपका यूजी और पीजी का सब्जेक्ट पीएचडी के सब्जेक्ट से मैच नहीं करता, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स अप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है कि जिस सब्जेक्ट में आपका पीएचडी है उस सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर को अप्लाई कर सकते हैं और आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। अब तक के जो रूल थे वो बेसिकली यही कि आपका यूजी, पीजी और पीएचडी सेम सब्जेक्ट में होना चाहिए, तब जाकर के आप उस सब्जेक्ट में अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आपको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता था। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे जूलॉजी से ऑनर्स बीएससी कर लिया, जूलॉजी से आपने पीजी कर लिया और आपकी पीएचडी फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी में हो गई, राइट।
तो अब अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट कर लिया हुआ है, पीएचडी कर लिया हुआ है, तो अब बायोटेक्नोलॉजी कहीं पे भी पोस्ट अगर आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने यूजी और पीजी में बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी है और आपकी उसका कोई एक्सपोज़र नहीं रहा, फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। तो फाइनली पीएचडी की डिग्री जिस सब्जेक्ट में होगी, आप उस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर पाएँगे और आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी यूजी और पीजी किस सब्जेक्ट में रही है। काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है ये। अगला पॉइंट है यहाँ पे, इफ़ द डिसिप्लिन सब्जेक्ट इज़ चूज़न इन द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द चूज़न डिसिप्लिन्स इन सब्जेक्ट नेट और स्लेट the discipline subject in which a candidate qualified NET and SET shall be considered eligible for the appointment as assistant professor in that discipline। बता रहा है कि आपने यूजी और पीजी का सब्जेक्ट कुछ और हो, लेकिन अगर आपने नेट का जो नेट के फॉर्म में आपने कुछ ही किसी और सब्जेक्ट से अप्लाई किया हुआ है और अगर आपके पास उस सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट नेट का है, तो आप आसानी से उसी सब्जेक्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने बायोकेमिस्ट्री से क्या कर रखा है, एमएससी कर रखा है, राइट। बायोकेमिस्ट्री में क्या है, आपका एमएससी है, और आपने नेट का जो एग्जाम दिया वो मान लीजिए आपने केमिस्ट्री से दे दिया, राइट। मतलब केमिस्ट्री आपको समझ में आती है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपने केमिस्ट्री में क्या किया, नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। तो अब अगर आपका रिक्रूटमेंट आती है और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आप वहाँ पे क्या माने जाएंगे, एलिजिबल माने जाएंगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपने बायोकेटेक से या बायोकेमिस्ट्री से एमएससी किया हुआ था, तो आप केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई कर रहे हैं, नहीं। अब आपके पास नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने का मतलब हुआ कि उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका यूजी और पीजी सब्जेक्ट में है या नहीं है। तो मतलब अगर अब आपको लगता है कि आपने जूलॉजी से एमएससी किया हुआ है, आप बॉटनी का भी पेपर दे सकते हैं, आप बायोटेक का भी पेपर दे सकते हैं, तो उसके लिए रिलेवेंट जो सब्जेक्ट में नेट है, आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। या एग्जाम्पल के तौर पे आपने केमिस्ट्री से एमएससी किया हुआ है और आपको लगता है कि आप बायोकेमिस्ट्री का भी पेपर दे सकते हैं, तो आप उसमें लाइफ साइंस का कैटेगरी में भर करके आप एग्जाम दीजिए। फिर अगर आपका वो हो जाता है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्लैक्सिबिलिटी यहाँ पे कर दी गई है। बाध्यता नहीं है कि जिस सब्जेक्ट में आपका यूजी और पीजी है उसी सब्जेक्ट में आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं, आप एग्जाम निकाल सकते हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में दीजिए और आपकी अपॉइंटमेंट उसी सब्जेक्ट में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश लैंग्वेज से, अगर इंग्लिश से आपने एमए किया हुआ है और आपको लगता है कि आप किसी दूसरे लैंग्वेज का भी आसानी से एग्जाम निकाल सकते हैं, तो आप निकालिए और अपॉइंटमेंट लीजिए, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है, दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स शैल बी अलाउड to the undergraduate or postgraduate level for the candidates belonging to the SC, scheduled caste, scheduled tribe caste, other backward classes and EWS and person with disability। मतलब 5% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा अब जब आपकी मेरिट बनेगी उस परसेंटेज में, मार्क्स में, दैट इज एट द ग्रेजुएट लेवल पे, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या फिर ग्रेजुएट लेवल पे, उन कैटेगरी वालों को जो कि बिलोंग करते होंगे एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, या ओबीसी कैटेगरी से, या फिर ईडब्ल्यूएस से, या फिर पीएच कैटेगरी से, फिजिकली हैंडीकैप। तो इन कैटेगरी वालों को 5% मार्क्स का क्या किया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छा है, 1 और मोर क्वालिफिकेशंस क्लास 12 इक्विवेलेंट यूजी पीजी पीएचडी इन इंडियन लैंग्वेज में बी इनकरेज्ड। मतलब अगर आपके पास एक से ज़्यादा, सपोज अगर आपने एमएससी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में कर रखा है या ग्रेजुएशन आपका 2 सब्जेक्ट में है, तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास मल्टीपल सब्जेक्ट में डिग्रियां हैं या मल्टीपल डिग्रियां हैं, पीएचडी आपने 2 बार कर लिया हो या पीजी 2 बार आपने कर लिया हो, उन लोगों को क्या किया जाएगा, तब प्रायोरिटी दी जाएगी, इनकरेज किया जाएगा, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है पीएचडी होल्डर्स के लिए, यहाँ पे दे रखा है, दैट इज व्हाट, पब्लिकेशन ऑफ अ बुक चैप्टर। अभी तक बेसिकली बुक चैप्टर का कहीं पे भी कोई कंसिडरेशन नहीं होता था, और अमूमन जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं अपनी पीएचडी के टेन्योर में 1 या 2 बुक चैप्टर के ऑथर तो हो ही जाते हैं, लेकिन उस बुक चैप्टर का उनको कहीं भी वेटेज नहीं मिलता था। बट अब यूजीसी के इस ड्राफ्ट में, रेगुलेशंस में, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पब्लिकेशन ऑफ बुक चैप्टर एंड बुक इन इंडियन लैंग्वेज में भी इनकरेज्ड। अगर आपके पास आपके नाम से कोई बुक चैप्टर है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी।
ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है पीएचडी स्कॉलर्स के लिए। अभी आप अगर पीएचडी स्कॉलर्स हैं और आपके पास बुक चैप्टर है, आप उसके फर्स्ट ऑथर है, तो आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि ये अब कंसीडर किया जाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स शैल बी प्रोवाइडेड टू द पीएचडी डिग्री होल्डर्स हु हैव ऑब्टेन्ड देयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बिफोर 19 सितंबर 1991। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एमएससी 19 सितंबर के पहले हुआ है और आप पीएचडी डिग्री होल्डर हैं, तो आपको 5% मार्क्स से क्या किया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट उसके लिए, राइट। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब तक एपीआई बनता था, दैट मीन्स एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिसको आप बोलते थे, और उसमें यूजी पीजी 12th क्लासेस के मार्क्स, सीएसआईआर नेट या यूजी नेट या जेआरएफ या फिर पीएचडी फिर पेपर फिर इन सब के वेटेज दिए जाते थे। वो सारी चीजें हटा करके यहाँ नेक्स्ट कर दी गई है। नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू बी कंसिडर्ड बाय द सिलेक्शन कमिटी फॉर द रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस टीचर्स आर। जो कमेटी होगी वो सिलेक्शन कमेटी जो रिक्रूटमेंट करने के टाइम पे, प्रमोशन के टाइम पे क्या कंसिडर करेगी, यहाँ पे आपको दे रखा है। यहाँ पे पहला है इनोवेटिव टीचिंग कंट्रीब्यूशंस, दूसरा है रिसर्च और टीचिंग लैबोरेटरी डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी स्पॉन्सर्ड रिसर्च फंडिंग्स एज प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, टीचर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन लैंग्वेज, टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडियन लैंग्वेज सिस्टम, स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोजेक्ट सुपरविजन, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और कम्युनिटी engagement and services, a startup, as well as the intellectual property right policies for the of the higher education institutes registered with the registrar of companies। So अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक्टिविटीज हैं और उनका एक्सपीरियंसेस है, आपने कोई इनोवेटिव टीचिंग कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, आप टीचर हैं, आप टीचिंग कर चुके हैं, या फिर आप कोई स्टार्टअप किए हुए हैं और स्टार्टअप जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली है, आप कोई लैबोरेटरी डेवलप किए हुए हैं, आप कहीं रिसर्च कराते हैं, कहीं आप डिजर्टेशन करवाते हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ का आपको वेटेज दिया जाएगा बजाय कि आपके पेपर पब्लिकेशंस को। सो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यही था, और बाकी ये जो है वो एकेडमिक स्टाफ के लिए, तो इस पॉइंट पे हम लोग बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये कुछ आपके रिफॉर्म्स थे, और इसके साथ साथ पे मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है उस पर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब क्वालिफिकेशंस के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या हो गई है, जो कि नया रेगुलेशन कहता है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे बोला गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस एंड अकम्प्लिशमेंट फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस की कैटेगरी हम लोगों की यहाँ पे है, तो मतलब ये हम लोग भी क्या करेगा, फॉलो करेगा, लैंग्वेज, लाइब्रेरियन एटसेट्रा। तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर पहला है असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10, और उसके लिए पहला स्टेटमेंट दे रखा है अ यूजी डिग्री विद एटलीस्ट 75% मार्क्स और अ पीजी डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड अ पीएचडी डिग्री होल्डर। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं और आपका 75% मार्क्स है और आपने पीएचडी किया हुआ है, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपके मार्क्स 55% हैं और आपने पीएचडी किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए और उसको अप्लाई करने के लिए। दूसरा और करके यहाँ पे दे रखा है अ पीएचडी डिग्री with at least 55% marks and qualifications in the national eligibility test conducted by UGC, CSIR, ICER। ये बड़ा ही काफ़ी अच्छा चेंजेस है। अब तक बेसिकली आईसीईआर के नेट को यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबली नहीं दिया जाता था, और सिर्फ आईसीईआर के कॉलेजेस में दिया जाता था। बट अब आईसीईआर के नेट को भी दे दिया गया है पूरा क्रेडिट, और उसका भी अगर आपके पास नेट है तो आप आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा रिफॉर्म है, चेंजेस है, जो कि बहुत सारे एग्रीकल्चर डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेनिफिट ये पहुंचाएगा। तो सीएसआईआर से हो, यूजीसी से हो या आईसीआर से हो, किसी से भी आपके पास नेट हो और आप मास्टर्स डिग्री होल्डर हो 55% के साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है पीजी डिग्री लाइक एज मास्टर्स इन इंजीनियरिंग या फिर एमटेक, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स ओनली। यहाँ पर ना ही कोई नेट की जरूरत है और ना ही कोई पीएचडी की। तो अगर आप मास्टर्स डिग्री में आपने एमटेक किया हुआ है या फिर इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए कोई भी पीएचडी और नेट की ज़रूरत नहीं है। ये हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर टू फुलफिल द असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन 2025। सो ये काफ़ी बड़ा रिफॉर्म्स है,
और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आईसीआर कैडेट को भी इंक्लूड किया गया, बुक चैप्टर को भी कंसीडर किया जाएगा, पेपर का बाउंडेशन अब खत्म हो गया, जो पेपर पे एपीआई बनती थी वो सारे रेगुलेशंस खत्म हो गए। सो ये था मेजर रिफॉर्म्स इन 2025 रेगुलेशंस ऑफ कंडक्टेड बाय यूजीसी, और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यूजीसी की वेबसाइट से, खुद भी पढ़िए, और अगर आप इस फील्ड में हैं तो डेफिनेटली आपको ये रूल्स जानने चाहिए। और स्टिल अगर आपकी कुछ डाउट है इस वीडियो को लेकर के, तो आप अपने कमेंट को, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक अपना आप अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।